हेलो बच्चों, तो होपफुली आपने सिनॉप्सिस देख लिया होगा ऑसिलेशन का। यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एमएचटी सीटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखो। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब एज वेल एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बॉब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब। ये दो बार लिख दिया, इसमें कुछ गड़बड़ है, रुको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ऑप्शन भी ऐसे लिखा हुआ था। आई थिंक यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा शायद। ये मेरे हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉब ऐसे होगा। ठीक है, चलेगा, देखते हैं। पहली बात तो ये कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। अब देखो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर कोई भी इक्वेशन हो और वो इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो k की जगह पे जो कुछ भी आ जाएगा वो फोर्स कांस्टेंट होगा। हमारा k जो होता है यहाँ पे, यही फोर्स कांस्टेंट होता है। तो सिंपल पेंडुलम का अगर आप सिनॉप्सिस आपने देखा होगा तो सिंपल पेंडुलम के केस में मैंने आपको बताया था कि इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उस रीस्टोरिंग का फोर्स का वैल्यू होता है माइनस एम जी एक्स बाई एल। अगर इसको आप कंपेयर करोगे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, तो आप देख सकते हो कि के की जगह पे क्या आ रहा है, के की जगह पे आ रहा है एम जी बाई एल। इसका मतलब आपका के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द बॉब ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बॉब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉब, यस, के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉब है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉब गलत हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी आएगा। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर इज लेंथ 1 मीटर। पाथ लेंथ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, अच्छा सिंपल पेंडुलम है, इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ओके, इस 16 सेंटीमीटर, और इसका पाथ लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज, अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होता है पार्टिकल का, जब वो पार्टिकल मीन पोजीशन पे आता है। आपको याद होगा मैंने लिखाया था कि आपका देखो, मान लो ये आपका मेन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और इन दोनों के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, समझे। तो पाथ लेंथ का मतलब होता है, पाथ लेंथ का मतलब होता है दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड, तो ये डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ये होता है पाथ लेंथ। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, पाथ लेंथ जो है एम्पलीट्यूड का डबल होता है। पाथ लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से आप a देख सकते हो, a का वैल्यू जो होगा वो 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया SHM का, इसके SHM का। g का वैल्यू बोला है पाई स्क्वायर लेने के लिए, इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसका मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब वो अपने मेन पोजीशन पे आएगा। SHM का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो मेन पोजीशन पे होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा इंटू ए। सबका मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू लिखा के दिया था अब ओमेगा क्या होगा बताओ, ओमेगा होगा आपका 2 पाई बाई टी इंटू ए। तो देखो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड का वैल्यू होता है आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड का वैल्यू डाल सकते हो 2 पाई ए अपॉन टी का जो वैल्यू है आपका वो आप डाल दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो अंडर रूट एल बाय जी। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस 8 सेंटीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में रहने दोगे, तो एक काम करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, बेटर होगा, 10⁻⁻² मीटर। तो नहीं तो क्योंकि जी का वैल्यू हम लोग पाई स्क्वायर ले रहे हैं, तो देखो जी का वैल्यू पाई स्क्वायर जब लिया है, मीटर पर सेकेंड लिया हुआ है, सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे SI यूनिट ही यूज़ किया हुआ है, तो सारा SI यूनिट में ही रहने दो। तो यहाँ पे आपका वैल्यू, अच्छा 2 पाई अभी आएगा यहाँ पे, सॉरी, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई कैंसल, ए का वैल्यू 8 इंटू 10⁻²। अब सब SI यूनिट में आ रहा है, मीटर में आएगा, अंडर रूट एल का वैल्यू 1 मीटर, जी का वैल्यू पाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पाई स्क्वायर रूट
वी मैक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻² अपॉन 1 अपॉन रूट ऑफ पाई स्क्वायर, मतलब पाई हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। 10⁻² मीटर पर सेकेंड को आप लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻² मीटर होता है सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM द इक्वेशन d²x अपॉन dt² प्लस अल्फा x इज इक्वल टू 0 देन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन विल बी। टाइम पीरियड निकालना है, अगर आप इसको देखोगे तो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन SHM का d²x अपॉन dt² प्लस अल्फा x इज इक्वल टू 0। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d²x अपॉन dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है उसकी जगह पे अल्फा आ रहा है, तो आप देख सकते हो ओमेगा का वैल्यू जो होगा वो रूट ऑफ अल्फा हो जाएगा। अब हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो 2π/t रूट ऑफ अल्फा हो जाएगा। और हमको आई थिंक टाइम पीरियड ही पूछा है, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड t वहाँ चला जाएगा, रूट ऑफ अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो 2π अपॉन रूट ऑफ अल्फा हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन डी होगा, आई गेस। यस, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज v। मैक्सिमम स्पीड यानी कि v मैक्स, ये उसका v है, और v मैक्स का वैल्यू आपको पता है ओमेगा इंटू ए होता है, तो ओमेगा इंटू ए वी हो जाएगा। द एवरेज स्पीड इज, अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपका जो SHM है ना उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ, एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस जो भी आपने किया है अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड ही पूछा है ना, हाँ। तो चलिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो आप एक काम करो, या तो आप आधे ऑसिलेशन का टोटल डिस्टेंस ले सकते हो या पूरे ऑसिलेशन का टोटल डिस्टेंस ले लो, आप पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं आधे ऑसिलेशन का डिस्टेंस ले लेते हैं। तो देखो आधा ऑसिलेशन मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आगे गया और फिर वापस रिटर्न आ गया। पूरे ऑसिलेशन का ही ले लेते हैं, एक ऑसिलेशन के लिए ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना क्या हुआ बताओ, ये देखो यहाँ से एक्सट्रीम से मीन तक आपका ए हो गया, फिर मीन से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक आपका ए हो गया। तो एक बार आप गए यहाँ पे, एक पूरा ऑसिलेशन मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक बार आप गए और उसके बाद रिटर्न आ गए, तो गए मतलब 2a हो जाएगा, अब प्लस रिटर्न आया तो 4a हो जाएगा, तो मतलब आपका ये 4a हो जाएगा। और टाइम पीरियड जो होगा आपका t हो जाएगा। टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम तो एक ऑसिलेशन का क्या होता है, टाइम पीरियड t होता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको वैल्यू किसके टर्म्स में दिया है, v के टर्म्स में दिया है। तो आप एक काम करो, यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल लो। a का जो वैल्यू होगा वो v अपॉन ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 4v अपॉन ओमेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 4a, या a की जगह पे क्या डाल दोगे आप, a की जगह पे ये डाल दो v अपॉन ओमेगा, v अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय आपका टाइम पीरियड t। ना t क्या होता है बताओ, t जो होता है आपका वो 2π अपॉन ओमेगा होता है, 2π अपॉन ओमेगा होता है। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, t इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 2 2 तो ये 2v/π हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज 2v/π एंड दैट इज आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ v velocity and a is acceleration of a particle executing linear simple harmonic motion, which one of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये प्लस एक्सट्रीम, ये माइनस एक्सट्रीम, और ये आपका मेन पोजीशन हो गया। When a is maximum, b is maximum। अब देखो पहले देखो a मैक्सिमम कहाँ पे होता है, a मैक्सिमम हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, आप जानते हो। तो a मैक्सिमम आपका यहाँ पे होगा और a मैक्सिमम यहाँ पे होगा, ठीक है। इस समय पे आपकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे, आपको पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके आपका पार्टिकल रुक जाता है। तो इसका मतलब v जो है आपका वो यहाँ पे मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जहाँ पे a मैक्सिमम है वहाँ पे v मिनिमम है,
व्हेन ए इज मैक्सिमम वी इज मैक्सिमम स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। व्हेन ए इज मैक्सिमम वी इज जीरो, ये सही है। जब ए मैक्सिमम है वी जीरो है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी भी गलत होगा, देख लेते हैं। व्हेन ए इज जीरो वी इज जीरो। देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो जो होता है वो मीन पोजीशन पे होता है, और यहाँ पे आपका v जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आपका मीन पोजीशन पे होता है। ये ऑलरेडी काफी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब हम लोग सिनॉप्सिस कर रहे थे। तो ये भी गलत ही लग रहा है ना, a जीरो जहां पे हो रहा है वहां पे v जीरो नहीं बल्कि v मैक्सिमम है। a इज जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ v, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। a हमेशा ही जीरो थोड़ी ना होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज a के आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle starts oscillating simple harmonically from its equilibrium position with time period t. At time t is equal to t by 12, the ratio of its kinetic energy to potential energy is sin pi by 3 cos pi by 6 का वैल्यू √3 by 2 दिया हुआ है। ये सारे वैल्यूज तो हम वैसे भी जानते हैं। बोला ये गया है कि अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो देखो बच्चों अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से यानी कि मीन पोजीशन से, तो जो आपका इनिशियल फेज एंगल था उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, a sin ओमेगा t प्लस फाइव होता है पर फाइव जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद टाइम पीरियड t। इसका टाइम पीरियड t है, ठीक है। जब t इज इक्वल टू 12 टाइम पे वो पहुंचता है, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, कब, t इज इक्वल टू t बाई 12 पे। ठीक है, एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई t लिख देते हैं, क्योंकि हमको टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है, इंटू t कर देते हैं। अब t इज इक्वल टू t बाई 12 पे आपका x का वैल्यू क्या आता है पहले वो चेक कर लो, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a साइन 2 पाई बाई टी, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा t बाई 12। तो यहाँ से आप देख सकते हो t और t हो जाएगा कैंसिल, और 2 1 2 6, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, a साइन पाई बाई 6। x का वैल्यू आपका आ गया a साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 का वैल्यू आपका 1 बाई 2 आ रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a बाई 2। तो वो सारी बातें x इज इक्वल टू a बाई 2 पे कर रहा है। अब x इज इक्वल टू a बाई 2 पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का आता है हाफ k, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ k वाला, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यार मक्खी तो नहीं बैठी है, चलो। और दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा यहाँ से। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल दो तो आपको ये रेशियो जो है काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का वो मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाय 4। एक्स स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 4 अपॉन a स्क्वायर बाय 4। तो a स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, 3 अपॉन 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3:1। 3:1 यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A clock with iron pendulum keeps correct time at 15 degrees Celsius. If the room temperature is 20 degrees Celsius, the error in second per second per day will be nearly. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपका 1.2 into 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस है। तो ये बच्चों मिक्स क्वेश्चन है। ये थर्मल एक्सपेंशन जो आपका था चैप्टर, थर्मल एक्सपेंशन मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th स्टैंडर्ड का, उसका एक कॉन्सेप्ट निकाल के ऑसिलेशन में डाल दिया है। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखो एक्चुअली आपका जो क्लॉक है वो क्लॉक 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर रहा तो उस पर सही
टाइम बताएगा आपको। अब होता क्या है कि रूम टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उससे ज़्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है रूम टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका पेंडुलम जो है उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और लेंथ चेंज होने की वजह से अब वो थोड़ा सा टाइम में गड़बड़ दिखाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि कितना एरर दिखाएगा टाइम में, एक मतलब सेकेंड में, पूरे दिन में। तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप पूरे दिन में देख लो कितना सेकेंड होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि एक सेकेंड में कितना एरर आ रहा है, और उसके बाद फिर पूरे दिन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपका जो टाइम पीरियड होता है क्लॉक का वो क्या होगा, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक है ना ये, तो सिंपल पेंडुलम का क्लॉक टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो टी चेंज, अगर लेंथ चेंज हो गया, लेंथ चेंज होगा, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं चेंज इन टेम्परेचर लिख देता हूँ। देखो टी ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए मैं डेल्टा थीटा ले लेता हूँ। वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है। अब देखो यहाँ पे याद रखना, जब भी आप टेम्परेचर चेंज निकालते हो, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो टेम्परेचर चेंज चाहे केल्विन में रहे चाहे डिग्री सेल्सियस में रहे, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा आपको डिफरेंस लेके वही वैल्यू लेना है। मतलब अगर मैं केल्विन में लूंगा तो भी ये 5 केल्विन ही आएगा, क्योंकि चेंज जो होता है ये आपको मैं ऑलरेडी जो है वो मुझे लगता है शायद थर्मोडायनेमिक्स में मैं बता चुका हूँ। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो आपका केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका चेंज इन टेम्परेचर 5 है, ये हम लोग को पता है ना। देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने से लेंथ चेंज हो जाएगा, और लेंथ चेंज करने से आपका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो पहले इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं। अब ये रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत छोटा चेंज है, आप देखोगे 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस बहुत छोटा चेंज है। अल्फा का वैल्यू भी आप देख सकते हो 1.25, ये अल्फा का वैल्यू होता है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, विच इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। इतना छोटा नंबर है, तो आप चेंज निकालने के लिए यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, क्योंकि लेंथ चेंज हो रहा है, इसके वजह से टाइम चेंज हो रहा है आपका। तो आप dt लिख दो, dt बाई डी एल इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 पाई और अंडर रूट जी, ये तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, रूट ऑफ एल। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको रूट ऑफ एल का डेरिवेटिव लेना है। देखो आपने टी का डेरिवेटिव लिया, डी एल बाई डी टी, मतलब 2 पाई रूट ऑफ एल तो बाहर आ जाएगा, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एल बच जाएगा। आपने डी टी बाई डी एल निकाला, तो टी की जगह अगर मैं ये पूरा रख दूं तो 2 पाई और अंडर रूट जी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ एल का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो क्या हो जाएगा बताओ। देखो डेरिवेटिव चेंज के लिए आप डेरिवेटिव तभी यूज कर सकते हो जब चेंज बहुत छोटा हो। तो ये चेंज काफी छोटा है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू आपको बताता है कि आपका जो लेंथ है वो कितना चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बहुत ही छोटा, 10⁻⁵, यानी कि बहुत ही छोटा चेंज हो रहा है। तो हम ये डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं यहाँ पे। रूट ऑफ एल का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एल। आप याद रखना, रूट ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स होता है वो 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है, डेरिवेटिव आपने सीखा होगा। तो रूट ऑफ एल का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 और 2 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका dt बाई डी एल हो गया। तो यहाँ से एक काम करो, dt का वैल्यू निकाल लो। तो जब आप dt का वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा बताओ, पाई, ठीक है, dl अपॉन रूट ऑफ g इंटू रूट ऑफ एल। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो अगर हमें एरर निकालना है तो एरर जो होता है, एरर का वैल्यू होता है dt बाई टी, मतलब आपका ये आपका एरर का वैल्यू, मतलब एरर अपॉन, ये रिलेटिव एरर की बात हो रही है। रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरर अपॉन टाइम। तो जो भी आपका चेंज आया है वही आपका एरर होगा।
क्योंकि वो चेंज नहीं आना चाहिए था, तब सब कुछ सही होता। तो जो भी आपका टाइम पीरियड में चेंज आया है dt, वही आपका एरर हो जाएगा। तो मैं अगर रिलेटिव एरर निकालता हूं तो dt/t आ जाएगा। तो बताओ dt/t क्या आएगा, बताओ। सी ये जो dt आप निकाल रहे हो ना, ये रिलेटिव एरर कहलाता है। आप एक सेकेंड, मैं रिलेटिव एरर निकाल लेता हूं, या फिर एक काम करो, सीधे सीधे आपका dt जो है ना, यही आपका एरर हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 इज dt अपॉन t इज इक्वल टू, देखो, पाई dl अपॉन रूट ऑफ g रूट ऑफ l होल डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, 2 पाई। अब मैं रूट ऑफ l बाई जी को अलग अलग लिख रहा हूं, अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट g, ऐसे लिख दे रहा हूं। इससे क्या होगा बताओ, ये वाला पार्ट आपका कैंसल आउट हो जाएगा। और यहां पर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अंडर रूट जी थी 1 अपॉन रूट ऑफ 2l, 2 रूट ऑफ l, नहीं सही है, ठीक है, चलेगा। और आपका ये वाला हिस्सा जो है ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब ये वाला पार्ट भी कट ही जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा dt/t इज इक्वल टू, ये 2 बचा हुआ है यहाँ पे रखना, 1/2 dl अपॉन रूट ऑफ l मल्टीप्लाई होकर l आ जाएगा। तो dt/t इज इक्वल टू 1/2 dl/l। dt क्या है, ये एरर है आपका, यानी कि टाइम में कितना एरर आया, टाइम में कितना चेंज आया है। और ये t क्या है, पूरा टाइम पीरियड है पेंडुलम का। dl मतलब चेंज इन लेंथ, और l जो आपका होगा वो ओरिजिनल लेंथ होगा। अब इस पर ध्यान देना, आपका dl अपॉन l ये क्या है, dl अपॉन l जो होता है वो स्ट्रेन होता है। और dl अपॉन l का फॉर्मूला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अल्फा डेल्टा थीटा होता है। ये जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये जो आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है लेंथ में, इट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आता है। सो देयरफॉर dt/t जो आपका होगा वो 1/2 dl/l मतलब अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁵, 1.2 इंटू 10⁻⁵, और चेंज इन टेम्परेचर आप जानते हो कि यहाँ पे 5 होगा। तो ये साफ साफ हो जाएगा 12 5 60 मतलब 6, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵। ये आपका dt/t। अगर मैं टाइम 1 सेकेंड ले रहा हूँ, 1 सेकेंड में एरर निकालना चाहता हूँ, तो t का वैल्यू 1 सेकेंड ले लो आप। सो देयरफॉर dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड। इतना एरर 1 सेकेंड में आ रहा है। अगर आप पूरे दिन का निकालना चाहते हो फॉर 1 डे, तो एक दिन में टोटल कितना टाइम होता है, एक दिन में टोटल जो टाइम होता है कितने सेकेंड्स होते हैं इनफैक्ट। तो आप देखोगे कि अगर आप सेकेंड कैलकुलेट करोगे तो आप बस ये याद रखना 86400 सेकेंड्स होता है पूरे एक दिन में। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो घंटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको फिर से आप अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आप सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 आवर्स हो गया, आवर्स को 86400 ही होता है ना, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ यार, नॉट श्योर कि कुछ और होता है। इसने किसका बोला, नियरली पर डे की बात की है ना, पर डे में तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभी देखते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 68, 86400 ही होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 86400 मिल जाएगा। ये एक दिन का पूरा, एक दिन में टोटल इतने सेकेंड्स होते हैं। एक सेकेंड में एरर कितना आ रहा है, 3 इंटू 10⁻⁵। सो फॉर 1 डे dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, dt का वैल्यू आ जाएगा 86400 और मल्टीप्लाइड बाय एक सेकेंड का कितना आ रहा था, 3 इंटू 10⁻⁵। तो बस ये मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखोगे यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 0.864 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये आपका 2.592 आ जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.6 सेकेंड्स। ये पूरा एक दिन का एरर आएगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ऑब्वियस सी बात है, पर ये एक आध क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि JEE में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी तो आपने देखा ही काफी सिंपल क्वेश्चंस थे, पर ये क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ा सा दमदार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल
A particle moves in SHM such that its acceleration is a is equal to minus px, where x is the displacement of particle from equilibrium position and p is a constant. The period of oscillation is, अब देखो ये अगेन इजी क्वेश्चन आ गया, आपको एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया माइनस पी एक्स और एक्सेलेरेशन क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, हम जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पी है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी हो जाएगा। ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट पी आ गया, तो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा 2π/√p, 2π/√p यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। The ratio of frequencies of two oscillating pendulum are 3:2. Their length are in the ratio. Frequencies का रेशियो दिया हुआ है और आपको लेंथ का रेशियो पूछा है। तो देखो पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2π√g/L, मतलब जो आपका टाइम पीरियड होता है उसका एग्जैक्टली उल्टा वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो देके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका n लेंथ में क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका n1/n2 इज इक्वल टू √L2/L1, उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n1/n2 लोगे तो यहाँ पे √L2/L1 आ जाएगा। अब n1/n2 का वैल्यू फ्रीक्वेंसीज का रेशियो का वैल्यू देके रखा हुआ है 3/2, तो इसको आप 3/2 ले सकते हो और √L2/L1 दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 9/4 हो जाएगा और इज इक्वल टू L2/L1 हो जाएगा। सॉरी स्क्वायर कर दिया ना L2/L1। लेकिन जब भी रेशियो पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो L1/L2 ही निकालना रहता है, मतलब पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा, तो L1/L2 उल्टा कर दो तो 4/9 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका रेशियो लेंथ का जो होगा वो 4:9 होगा। 9:4 भी दिया हुआ है पर ये गलत होगा अगर आप 9:4 लिखोगे, तो इट हैज टू बी 4:9, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो हमेशा 1 ऊपर रहेगा और 2 यहाँ पे नीचे होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला सवाल। इन SHM a simple pendulum oscillates with frequency f. If the length of the pendulum is increased by 3 times its original length, then the frequency of oscillation of pendulum will be. देखो इनिशियली आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो है f, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2π, अभी हम लोगों ने देखा था √L/g। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो जो नया लेंथ है उसको मैं L' ले लेता हूं, उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है ओरिजिनल लेंथ से। नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड, इट इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया इसका मतलब क्या कि इंक्रीज टू नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स से बढ़ा दिया गया, इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो उसको 3 टाइम्स और ऐड कर दो इसके अंदर, मतलब L+3L हो जाएगा। L तो था ही ना, और 3 टाइम्स बाय 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, मतलब 3 टाइम्स उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। अगर 2-3 टाइम्स लिखा होता तब L' इज इक्वल टू 3L, तो यहां पे आप देख सकते हो L' इज इक्वल टू 4L हो जाएगा। और वैसे मेरे को लगता है बाई में 3L आना चाहिए, लेकिन मुझे ऑप्शन के हिसाब से ये 4L ही आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में दिक्कत है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स में मेरे हिसाब से 3L आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आई थिंक 3L ऐड हो जाएगा, तो L+3L का 4L हो जाएगा। आप चेक कर लो, 4L से चेक कर लो, 3L से चेक कर लो, लेकिन 3L से ऑप्शन मैच नहीं करेगा यहाँ पे। अगर 4L से मैच ना करे तो आप 3L यूज करना, 3L से मैच ना करे तो 4L यूज करना। अभी फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से मैं ये मान के चलूंगा कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप 3 टाइम्स और उसमें ऐड कर दिया गया, तो आपका L' इज इक्वल टू 4L हो जाएगा, ये नया लेंथ हो जाएगा। अब नई फ्रीक्वेंसी में कैसे डिफाइन करूंगा, 1/2π √L'/g, और L' की जगह पे क्या डाल दोगे आप 4L डाल दोगे, तो 4L डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 1/2π √4L/g। 4 का वैल्यू बाहर निकाल लो आप, तो F' का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाता है, वो 2 बाहर निकाल लो, बचेगा क्या 1/2π √L/g। अब ये जो पार्ट है ये एक्चुअली में आपका f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 2f,
तो आपका जो नया फ्रीक्वेंसी है वो 2f के बराबर होगा। इस हिसाब से आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये जो कहना चाहता है यहाँ पे हमने सही पकड़ा है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद गड़बड़ हो गई है, पर ठीक है कोई बात नहीं, हमने ऑप्शन के हिसाब से इसका जो कहना था वो पकड़ लिया कि 3 टाइम्स और ऐड कर दिया गया ओरिजिनल लेंथ में, तो आपका आंसर 2f आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो, अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग व्हिच इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि अ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्प्रिंग। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, मान लेते हैं अनस्ट्रेच्ड है, तो इसमें हमने क्या किया, एक मास अटैच कर दिया। अब अगर एक मास अटैच कर दिया है इस पॉइंट पे, तो पहले तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे देखो ये मास जैसे अटैच किया स्प्रिंग को नीचे लाया जाएगा, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। जहाँ पे वो रुकेगा वहाँ पे सिचुएशन सिंपल है कि आपका वेट mg जो है, देखो इस पर कौन से फोर्स लग रहा है, एक तो वेट mg से नीचे खींच रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो kx होगा, वो kx उसे ऊपर खींच रहा है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। इस पोजीशन पे आपका जो mg होगा वो kx के इक्वल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या बोला, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वैसे 5 हर्ट्ज, आगे देखते क्या है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज दे रखी है। बोला ये क्या है, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। स्प्रिंग जब अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पे जाता है तो वो अनस्ट्रेच्ड होता है। अब ये स्प्रिंग ऑसिलेट कब करेगा, देखो इसको जैसे आप स्प्रिंग को मास लगाओगे और छोड़ोगे तो ये नीचे आके एक पॉइंट पे स्ट्रेच होते होते रुक जाएगा। उस पॉइंट पे रुक जाएगा जिस पॉइंट पे इसका वेट जो है वो ऊपर के फोर्स kx के बराबर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि x का वैल्यू क्या है। देखो ये x का वैल्यू, यहां तक हमने इसको स्ट्रेच कर रखा है, ये अपना अनस्ट्रेच पोजीशन पे था, यहां से इसको नीचे की ओर स्ट्रेच किया इस पॉइंट तक, ये स्ट्रेच हो गया और उसके बाद फिर kx और mg दोनों बैलेंस हो गए तो ये रुक गया। अब अगर इसको पकड़ के तुम थोड़ा सा नीचे लाओगे और छोड़ दोगे, अगला पोजीशन देखो, इसको अगर पकड़ के पकड़ोगे और थोड़ा सा खींचोगे और छोड़ दोगे तो ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि हमने इसको इस तरीके से खींचा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है कि जब ये स्ट्रेच होगा, जब ये अपने हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है ऑसिलेशन पे, तो वहां पे अनस्ट्रेच हो जाता है। हम इसका पोजीशन साफ साफ देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये अनस्ट्रेच था, इसका मतलब खींचते ही ये इस पोजीशन तक जाता है, और अगर ये इस पोजीशन तक जा रहा है इसका मतलब ये इसका मीन पोजीशन था, तो यहां से वो उस इतना ही डिस्टेंस नीचे भी आएगा और ये इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करना चालू कर देता है। तो इसका हाईएस्ट पोजीशन वो होगा जहां पे वो अनस्ट्रेच्ड है, मतलब यही इसका हाईएस्ट पोजीशन है, समझे। और यहां से हमने इसको खींचा है, तो साफ साफ बात है कि जो हाईएस्ट पोजीशन है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऑसिलेशन का, क्योंकि ये हो गया मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। तो जो x का वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, mg इज इक्वल टू kx के जगह पे a डाल दो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब क्या पूछा है वो देखते हैं थोड़ा सा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज, अच्छा मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है बताओ। मैक्सिमम स्पीड जो होता है वो ओमेगा ए होता है, ओमेगा ए होता है। अब ओमेगा देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो ये 2πn हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2πn, और a आप यहां से निकाल लो, a का वैल्यू mg/k हो जाएगा। लेकिन k का वैल्यू मेरे हिसाब से दिया तो नहीं है, g का वैल्यू जरूर दिया हुआ है और मास का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो ये कैसे होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ मास इज, मास का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एक काम करो आप k का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। हाँ, k का वैल्यू क्या होता है बताओ, k का वैल्यू होता है mg अंडर रूट, अच्छा देखो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को पता है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट के बाय, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओमेगा का वैल्यू जो होता है एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाय एम। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो के का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका
k का वैल्यू आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर m आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और m का वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा तो a का वैल्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, a का वैल्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो अगर आप यहाँ पे g अपॉन ओमेगा स्क्वायर सब्सटीट्यूट करते हो तो बस आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 है। आगे g का वैल्यू 10 बोला है लेने के लिए, तो g का वैल्यू 10 ले लो, और ओमेगा का वैल्यू फिर आ गया। अरे रुको एक सेकेंड, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ये ओमेगा यहाँ है ना मैक्सिमम वैल्यू, और a का वैल्यू हमको ये मिला होगा, तो एक काम करो, ओमेगा a का वैल्यू आप डाल दो g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ताकि एक ही ओमेगा बचे, g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा कैंसिल हो जाए तो g अपॉन 2 पाई n, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n, तो ये हो जाए 10, ये हो जाए 2, ये हो जाए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 देके रखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 डाल दो, 5 2 10, 1/π आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, 1/π मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। For a particle performing linear SHM, its average speed over one oscillation is A is equal to amplitude of SHM, N is equal to frequency. Average speed over one oscillation, तो ये तो हम लोगों ने किया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन। एक पूरे ऑसिलेशन में पहले टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड जब भी आप निकालते हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक पूरे ऑसिलेशन में आप देखो कि ये पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो आगे जाएगा पूरा और उसके बाद वापस रिटर्न आएगा, तब एक ऑसिलेशन माना जाएगा। तो आगे जाएगा मतलब 2a, वापस आएगा तो 4a, तो टोटल डिस्टेंस 4a हो गया। और एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वही आपका टाइम पीरियड t होता है। इन्होंने आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख के दिया हुआ है, तो देखो हम लोग को पता है 1/t जो होता है वो फ्रीक्वेंसी n होता है, तो 1/t की जगह पे आप n लिख दो तो ये 4na हो जाएगा। देखो 1/t इज n, तो 4na आपका आंसर है, और ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चलिए, रेक्टेंगुलर बुक ऑफ मास m and cross section area A floats on a liquid of density rho. It is given a small vertical displacement from equilibrium. It starts oscillating with frequency n then. अब ये क्वेश्चन जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड्स के हेल्प से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है कि आपका एक बुक है, जैसा भी बुक है आपका एक बुक है, इसको रेक्टेंगुलर बुक बोला है, तो कुछ इस तरीके से इसको पानी में डाल दिया गया है, ठीक है। और पानी में डालने के बाद क्या किया है, इसको थोड़ा सा दबाया गया है। अब ये पानी में इस तरह का बुक है कि पानी में डूब नहीं रहा है, तो फ्लोट कर रहा है। अब जो भी होगा पता नहीं कौन सा बुक बनाया है कि जो पानी में डूब नहीं रहा है, फ्लोट कर रहा है। हो सकता है प्लास्टिक का या किसी तरीके से बुक बनाया हो। अब मेरे हिसाब से ब्लॉक होगा यार, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग में गड़बड़ किया होगा, क्योंकि बुक तो डूब जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आई थिंक ये ब्लॉक है यार, वही मैं बोल रहा था, बुक कहाँ से आ जाएगा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इट इज ब्लॉक। अब ठीक है, तो ये प्लास्टिक का या किसी चीज का ब्लॉक होगा। इसको आप पानी में डालो, ये फ्लोट कर रहा है, थोड़ा सा इसको दबा दोगे और छोड़ दोगे ना, हल्का से इसको दबा के छोड़ दो, तो ये ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट होता है। अब ये ऑसिलेट क्यों होता है, क्योंकि जब आप उसको दबा रहे हो नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर कर रहे हो, तो SHM का कंडीशन क्या है कि अगर आप एक डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेसमेंट देते हो तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आप बस ये चेक कर लो कि नीचे दबाने पर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है। तो देखो बच्चों, ऊपर जो फोर्स लगता है उसे अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ये हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कर चुके हैं, अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको उसी समय बताया था, अगर याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बॉयंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा वीजी। सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वी होता है कि आपका कितना वॉल्यूम इस ब्लॉक का पानी के अंदर है, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है
ये आपका ए है। चलिए ठीक है। फ्लोट्स ऑन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, तो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा लिखकर रो दे के रखा हुआ है, तो हम रो ले लेंगे यहाँ पे। इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विद फ्रीक्वेंसी एन। तो अगर आपको f का वैल्यू मिल गया तो फिर हम n के वैल्यू तक तो पहुंच ही जाएंगे, पहले f के वैल्यू पर जाना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। अब वॉल्यूम में यहाँ पे क्या लिखूं बताओ। देखो अगर पानी में इसको x डिस्टेंस अंदर डाल के रखा है, मान लेते हैं x डिस्टेंस पानी के अंदर इसको डुबो दिया गया, तो ये x हो जाएगा, x अंदर चला गया, और ये आपका जो लेंथ होगा, मतलब ये पार्ट, इतना पार्ट मान लो x पार्ट इसका अंदर है। अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो इसका जो आपका x है, देखो x मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये x जो है, मतलब हम मान के चलेंगे x डिस्टेंस इसको नीचे दबाया गया है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को वही वॉल्यूम लेना है जो वॉल्यूम पानी के अंदर है, तो मान लेते हैं कि इतना वॉल्यूम आपका पानी के अंदर है, ये जो पूरा हिस्सा है पानी के अंदर है, तो ये हिस्से को मैं साइड में बना लेता हूँ। हम मान लेते हैं कि इतना हिस्सा आपका पानी के अंदर है, और उस हिस्से का जो डिस्टेंस है ऊपर से लेकर हाइट है वो x है। अब देखो ये पूरा आपका सरफेस एरिया है, वो एरिया ए दे के रखा हुआ है, और ये आपका क्या है, x है। तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालने जाओगे तो आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम जो होता है वो एरिया, जो भी सरफेस का एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस होता है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय x, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस इंटू g हो जाएगा, ये आपका f आ गया। ठीक है, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट आप नीचे रखोगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो फोर्स नीचे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया। ये हो गया आपका फोर्स का इक्वेशन, रीस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन। और हमको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ये परफॉर्म कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस kx। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सपोज करो, एक काम करते हैं, पहले इसको अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं, तो आपका f का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस रो ए जी इंटू एक्स मैंने साइड में रख दिया। अब अगर आप SHM का जो इक्वेशन है माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इससे कंपेयर करोगे तो आपको k के जगह पे रो ए जी मिल जाएगा। जो k होता है, k के जगह पे आपको रो ए जी मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है SHM के लिए, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एम बाई के, ये के बाय एम होता है, ओमेगा ना, हाँ, अंडर रूट के बाय एम हो जाता है। तो के का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1/2 अंडर रूट रो ए जी अपॉन एम हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी और ए के बीच में रिलेशन पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ए के प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज x इज इक्वल टू 5 sin 4t माइनस पाई बाय 6। इसको अगर कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 होता है। तो यहाँ से आपको एक तो a का वैल्यू 5 मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पे देखो ओमेगा का वैल्यू 4 मिल जाएगा, और फाई का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आपको माइनस पाई बाई 6 मिल जाएगा। चलो इतनी चीज़ें तो मैंने पहले ही देख ली हमने। अब पूछा क्या गया वो देखते हैं। When x is its displacement in centimeter, the velocity of particle when its displacement is 3 centimeter is। अब आपको वेलोसिटी निकालना है जब इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, अच्छा ठीक है, तो v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू जो होता है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों का क्या लेना देना, v का वैल्यू तो सीधा ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे तो सीधा s से लेना देना है, तो इन सब चीज़ों से मेरे हिसाब से लेना देना भी नहीं होगा, बस ओमेगा का वैल्यू आप देख लो 4 आ जाएगा, यहाँ से यहीं से सब कुछ चेक कर लो, ओमेगा का वैल्यू 4 आ जाएगा, अंडर रूट एम्पलीट्यूड चेक कर लो, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 5 का स्क्वायर, और माइनस एक्स का वैल्यू क्या बोला गया है 3 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में ही देके रखा हुआ है, तो सेंटीमीटर में यूज करेंगे हम लोग 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4
√25 माइनस 9, 25 माइनस 9 आपको पता है कितना होता है 16, 16 का √4 होता है, 4 × 4 आपका 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेंटीमीटर यूज़ किया तो सेंटीमीटर ही आएगा और आपका ये ऑप्शन ए आ गया। आई थिंक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, फाइव इज इक्वल टू -5/6, क्योंकि सीधा x का वैल्यू हमको दे के रखा हुआ है, हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये कुछ अलग दिख रहा है मुझे, कुछ भयानक नहीं लग रहा तुमको, अजीब सा? चलो देखते हैं क्या है। कंसिडर टू SHMs along the same straight line, x1 is equal to a1 sin ओमेगा t plus phi1। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन ऑफ SHM का क्वेश्चन आ गया। तो x1 का वैल्यू दे दिया, x2 is equal to a2 sin ओमेगा t plus phi2, where a1 and a2 are their amplitudes and phi1 and phi2 are their initial phase angles। ठीक है, if two SHMs meet simultaneously and r is the resultant amplitude, match column 1 with column 2। तो कॉलम 1 आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है ये, और कॉलम 2 आपको ये पे यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा किसका सही होगा वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। पहले केस में अगर आप देखोगे तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a दिया हुआ है। द टू SHMs आर इन फेज और a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। देखो जब भी इन फेज वर्ड लिखा हुआ हो तो आप याद रखना जो फेज डिफरेंस होगा phi1 माइनस phi2, इसको आप 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन फेज, यहाँ पे भी देखो टू SHMs आर इन फेज लिखा हुआ है, तो phi1 माइनस phi2 आप 0 ले लेना। चलिए आगे, और द टू SHMs आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो यहाँ पे तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री देके रखा है और यहाँ पे 180 डिग्री देके रखा हुआ है। तो ये a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू, यार ये गड़बड़ कर दिया, ऐसा दिया हुआ है, आप देख लो यहाँ पे। तो पहला केस देखो क्या है, एक किस में जाएगा, मैं चारों सॉल्व करवाऊंगा, भले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दो ऑप्शन के बाद ही आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं हम चारों सॉल्व करेंगे, लेकिन ताकि आपको बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता चल जाए। तो सबसे पहला चेक करते हैं हम लोग ए वाला पार्ट। अब ए वाले पार्ट में देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास देखो यहाँ पे रिजल्टेंट ही दिया हुआ है ना तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, ये आपका फॉर्मूला होता है। a2² आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फॉर्मूला होता है। ए के केस में देखोगे तो पहली बात तो ये phi1 माइनस phi2 0 है क्योंकि इन फेज है, तो ऐसे केस में, और a1 a2 दोनों का वैल्यू a है, तो cos phi1 माइनस phi2 अगर ये 0 हो जाए तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, मान लो ये वैल्यू 1 हो जाए, तो a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2, मैं एक ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे केस में क्या हो जाएगा बताओ, a1² प्लस 2a1 a2 प्लस a2², तो ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो इसका मतलब a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर आपका हट जाएगा, तो ये a1 प्लस a2 रह जाएगा। अब अगर मान लो a1 और a2 दोनों सेम है और a है, तो ये सीधा सीधा 2a हो जाएगा। तो फर्स्ट केस से हमें पता चलता है कि आपका a1 प्लस a2 2a है, 2a है, a1 प्लस a2 2a आपका r में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका a जो है वो जाएगा r में। अब a जो है वो r में या तो c में जा रहा है या तो d में जा रहा है। तो अब अगला देखोगे b इसका p में जा रहा है, b इसका, देखो बाकी सब तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये p में भेज रहा है और ये a को s में भेज रहा है, a r में जा रहा है, a r में जा रहा है। अब b का देखो, b का दोनों में से अगर आपको एक आंसर मिल गया तो डायरेक्टली सही हो जाएगा, आपको c और d निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एग्जाम के लिए याद रखना, पर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाना है। बी पे आते हैं, टू SHMs आर इन फेज phi1 माइनस phi2 0 है और a1 इज नॉट इक्वल टू a2। अगर a1 a2 के इक्वल नहीं है तो a1 प्लस a2 रह जाएगा, क्योंकि बाकी कंडीशन तो सेम है ना, इन फेज है, ये हट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, a1 प्लस a2 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू a1 प्लस a2 आपको किस में दिख रहा है, p में दिख रहा है, यानी कि b गोज टू p, b गोज टू p जो है आपका c में है, इसका मतलब ऑप्शन c करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको c और d भी देख लेना चाहिए। c का वैल्यू क्या देखो, द टू SHMs आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस और a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a। अब 90 डिग्री आउट ऑफ फेस अगर हो जाए तो cos 90 डिग्री जो भाई 0 होता है, cos 90 डिग्री अगर 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो जाएगा पूरा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा r का वैल्यू वो √a1² प्लस a2² हो जाएगा,
और अगर a1 a2 दोनों सेम हो जाए a के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज √2a हो जाएगा। तो c जो है वो √2a में जा रहा है, √2a किस में आ रहा है, s में, c s में जाएगा, c जाएगा s में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यही सही आएगा। और लास्ट केस है आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो मैं डी वाला पार्ट जो है वो कहाँ पे सॉल्व करूँ, डी वाला पार्ट मैं यहीं पे कहीं सॉल्व कर लेता हूँ, और क्या, डी वाला पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, कहाँ सॉल्व, यहाँ यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। चलो डी वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अब डी वाले पार्ट में क्या, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि cos 180 डिग्री जो होगा वो -1 होता है, cos 180 डिग्री इज -1। तो अगर मैं यहाँ पे -1 डाल दूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बता बताओ, ये फॉर्मूला बना आपका a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर का, है ना। लेकिन स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपका r का वैल्यू a1 माइनस a2 बनेगा। और अगर मान लो a1 a2 दोनों इक्वल हो जाए, अगर a1 a2 इक्वल हो जाए तो r का वैल्यू तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो यानी कि d के केस में r का वैल्यू 0, जो कि आपका q में आ रहा है। वैसे भी एक बचा ही था, तो d का वैल्यू q में जाएगा ही, तो d का वैल्यू आपका q में चला गया, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये आपका सब सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two particles A and B perform SHM starting from mean position, have periodic time t and 3t/2 respectively. The phase difference between particles A and B when particle A completes one oscillation is अच्छा, फेज डिफरेंस जब पार्टिकल A एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस। तो इसका एंगल अगर मान लो θ1 है, इसका एंगल θ2 है, तो हमें θ1 माइनस θ2 या कौन सा बड़ा होगा वो देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसका टाइम पीरियड t है और इसका टाइम पीरियड 3t/2 है। 3t/2 का मतलब 1.5, तो इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 3t/2, वो t से बड़ा है, इससे बड़ा है। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब होता है कि ज्यादा टाइम लगा रहा है चक्कर काटने में। टाइम पीरियड कम है, इसका मतलब कम टाइम लगा रहा है चक्कर काटने में, तो ये जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको A बोल दूं और मैं B बोल दूं, तो A इज फास्टर देन B, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है ना, जल्दी चक्कर काट रहा है। A इज फास्टर देन B, तो मतलब साफ है कि एंगल ये ज्यादा कवर करेगा उतने ही टाइम में, और ये एंगल कवर कम करेगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फेज डिफरेंस, मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस। तो हमें θ1 माइनस θ2 निकालना है, समझे। तो ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम काम करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका ω1 ले लेते हैं, इसका ω2 ले लेते हैं। तो ω1 जो होगा वो θ1/t हो जाएगा, जो भी टाइम होगा उसका, और दोनों के लिए टाइम सेम होगा। तो ω1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/t, और यहाँ पे t हम क्या लेंगे, इसका लेंगे, इज इक्वल टू θ1/t। तो θ1 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2πt/t। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। सेकेंड केस में अगर आप देखोगे तो ω2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2/t हो जाएगा। ω2 के केस में ω इज इक्वल टू 2π/t, 2π/t, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है इसका, 3t/2 है, 3t/2 है। तो यहाँ पे θ2/t आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 और 2 कैंसिल नहीं, 4π/3, 4π/3t इज इक्वल टू θ2/t। तो θ2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, वेल θ2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 4π/3t इंटू टी। θ2 आ गया इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए बताओ, यहाँ पे θ1 माइनस θ2 चाहिए। तो θ1 माइनस θ2 विल बी इक्वल टू, θ1 का वैल्यू 2π/t इंटू टी, माइनस इसका वैल्यू 4π/3t माइनस टी, सॉरी t इंटू टी। तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो कुछ, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। 2π/t अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा t, और इवन t भी कॉमन ले लो, हाँ t भी कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। वैसे आंसर किस में आ रहा है, t भी कॉमन ले लो। चलो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा,
और माइनस देखो यहाँ पे क्या बचेगा, तुमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से भी 2 पाई ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ 2/3 बचेगा और नीचे यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 पाई बाई टी इंटू 1/3। अब कितने टाइम के बाद ये फेज डिफरेंस बोला है, द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड बी व्हेन पार्टिकल ए कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, अब पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा तो इसका मतलब जो टाइम है वो आपका कैपिटल टी हो जाएगा। तो टाइम कैपिटल टी पर ये बात पूछी गई है या फेज डिफरेंस पूछा गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 पाई बाई टी इंटू 1/3। टी और टी क्या गया, 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। 2 पाई बाई 3 इज योर आंसर एंड दैट इज ऑप्शन ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी P1 एंड P2 एट डिस्प्लेसमेंट्स x एंड y respectively. The potential energy at displacement x plus y is, पोटेंशियल एनर्जी एट x एंड y P1 P2 देके रखा हुआ है, तो P1 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के x का स्क्वायर और P2 का हाफ के y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y देके रखा हुआ है P2 के लिए। पोटेंशियल एनर्जी एट x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैं P ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू हाफ के x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही होगा। अब एक काम करो, यहाँ पे x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, यहाँ से निकाल के। तो यहाँ से देखो आपका P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2p1/k, 2p1/k। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2p1/k। लेकिन यार यहाँ पे मैं देख रहा हूं, एक काम कर दो, p का स्क्वायर लिख के रखा है इन लोगों ने ना, या p का स्क्वायर रूट। अरे कोई एक काम करते हैं, एक काम करो, ये 2p/k लिख दो यहाँ से। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी P जो है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2p/k इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2p/k, स्क्वायर रूट हो जाएगा। x और y का वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पे डाल दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब यहाँ से y का वैल्यू ले लेते हैं, तो y स्क्वायर निकाल लो पहले। y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2p2/k। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा √2p2/k। बस ये x और y का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। तो √2p1/k प्लस √2p2/k इज इक्वल टू √2p/k। अब देखो √2/k और √2/k हर जगह से कट जाएगा, तो √p1 प्लस √p2 आपका √p के बराबर आ जाएगा। बस ये तो आ गया, आपका ऑप्शन बी आएगा आई गेस। यस यस राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है अजीबो गरीब यार, देख लेते हैं। A sphere of radius r is kept on a concave mirror of radius of curvature r. Okay. The arrangement is kept on a horizontal table. If the sphere is displaced from its equilibrium position and left, then it executes simple harmonic motion. The period of oscillation will be, period of oscillation कहाँ पे रखा हुआ ये, the sphere of radius r is kept on a concave mirror of radius of curvature r. कॉनकेव मिरर पे रखा हुआ है स्फीयर ऑफ रेडियस r, क्या अजीब चीज है। देखते हैं, ये आप मान लेते हैं आपका कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो मान लो आपका ये सेंटर है इसके, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गया आपका, ठीक है भाई। और द अरेंजमेंट, स्फीयर ऑफ रेडियस r इज केप्ट ऑन अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अच्छा, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं आपका दूसरा
स्फीयर रखा हुआ है और इसका रेडियस r है, स्मॉल r है। अच्छा ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक कैपिटल R है, मतलब ये स्मॉल r है और यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट पूरा कैपिटल R है। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बात करते हैं। और ये स्फीयर आपका, ये स्फीयर है छोटा सा, यहां पे रखा हुआ है। द अरेंजमेंट इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्फीयर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो स्फीयर का ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहां से उसको हटा दिया, छोड़ दिया। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि इस पर फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा। तो फोर्सेस हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो वेट mg नीचे की ओर लगेगा, और यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और अगर सपोज करो ये एंगल थीटा है आपका, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक एक्सिस ड्रॉ कर लो और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस और ड्रॉ कर लो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसके अलॉन्ग मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया और इसके अलॉन्ग एक मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा अगर ये एंगल थीटा है तो, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखो इस mg को आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, एक तो यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे। तो ये जो कंपोनेंट होगा आपका, क्योंकि थीटा के साथ लगा है तो mg cos थीटा, और ये थीटा से अलग है तो ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को अगर मैं क्लीन यहां पे वापस से ड्रॉ करूं, इस पार्ट को, तो ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और ये एंगल आपका थीटा है, और ये नीचे जो आ रहा है ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये x मान लेता हूं मैं। अब देखो ये जो आपका स्फीयर है इसको आप यहाँ पे सेंटर पे मान के चलोगे, क्योंकि स्फीयर का पूरा मास आपको मान के चलना पड़ता है कि उसके सेंटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और ये सेंटर जैसे घूम रहा है ना, तो इसका जो आपका रेडियस है ये वाला डिस्टेंस, आपको बस यही वाला डिस्टेंस कंसिडर करना है, इसी रेडियस में ही घूम रहा है, इसी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। मतलब अगर आपका ये पार्टिकल है तो ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इसका r जो है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप मान के चलो कि एक सिंपल पेंडुलम की तरह है, ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह है जो यहाँ से ऑसिलेट कर रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और ये तो डिस्टेंस x हो गया, और इस सिंपल पेंडुलम का ये लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या होगा बताओ, पूरा लेंथ आपका कैपिटल R है, उसमें से r माइनस कर दो स्मॉल r, तो बचा हुआ इसका लेंथ आ जाएगा। ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो अगर आप इसको सिंपल पेंडुलम की तरह देखो तो कैपिटल R माइनस r इसका लेंथ हो जाएगा। पीरियड पूछा गया, सिंपल पेंडुलम का पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/g, तो डायरेक्ट ही निकल आएगा। बस आपको L का वैल्यू R/g रखना होगा, या तो आप इसको ऐसे कर लो या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बड़े तरीके से। ये तो डायरेक्ट आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 पाई अंडर रूट L का वैल्यू बस आपको R माइनस R लिखना है और ये G आ गया। और वैसे ये फॉर्मूला आपको क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको 2 पाई R/R, R माइनस R, और ये अपॉन G हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 पाई R माइनस R/G, ये कहाँ दिख रहा है आपको, देखो कहीं दिख रहा है, आई थिंक ये लास्ट ऑप्शन है, 2 पाई R माइनस R अपॉन G और होल रेज टू 1/2, दिस हैज टू बी दी करेक्ट आंसर। एक तरीका और भी है, फोर्सेस के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर सपोज करो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है बताओ, mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा ये है जो उसको वापस लेके आ रहा है, तो हम रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिख सकते हैं, माइनस mg sin थीटा। माइनस इसीलिए क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, थीटा कम हो रहा है तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स देखो, जैसे थीटा अंदर की ओर जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स, नहीं सॉरी ऐसा नहीं, आपने थीटा अगर बाहर के लिए बढ़ाया तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, माइनस साइन डाल दिया, ठीक है।
अब ये थीटा बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। रेडियन में साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो, इन रेडियन, ये आप जानते हो। तो ये क्या हो जाएगा -mg, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रेडियन में, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आपको पता होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। तो मैंने आपको कहा ना कि ये इस सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल का रेडियस r-r है, इस सर्कल में आपका पार्टिकल घूम रहा है। तो आर्क आप देखोगे क्या बना रहा है, x बना रहा है। तो आर्क लेंथ x डिवाइडेड बाय रेडियस क्या हो जाएगा, इस सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है, तो ये रेडियस बस इतना ही होगा, यहां से लेकर यहां तक, एंड दैट इज पूरा r माइनस स्मॉल r, तो ये r-r हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि -mg अपॉन r-r इंटू x हो गया, ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये दूसरा मेथड है, मेथड 2 की बात कर रहा हूं मैं, आंसर अपना आ चुका है, मेथड 2। नाउ f इज इक्वल टू हमको पता है -kx होता है, तो k की जगह पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, k की जगह पे आ रहा है mg अपॉन r-r, यही आ रहा है ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π अपॉन ओमेगा या 2π अंडर रूट m/k। तो यहां से अगर k का वैल्यू आप डालते हो तो t का वैल्यू मिल जाएगा 2π अंडर रूट mm कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू आप डालोगे तो r-r अपॉन g आ जाएगा, बस यही आ गया, r-r अपॉन g यहाँ पे। तो सेम चीज है, यहाँ पे आप इस तरीके से करो, या डायरेक्टली आप इसको एक सिंपल पेंडुलम की तरह अज्यूम कर लो जिसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक r-r है, तो आपको 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। दोनों तरीके से किया जा सकता है, यहाँ पे पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे डायरेक्ट आपने सिंपल पेंडुलम अज्यूम किया तो 2 स्टेप में आंसर आ गया। जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो। ये यहाँ से मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, समझ गए। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। A U-tube of a uniform bore is placed with its arm vertical. The length of the liquid in 2 arms of the U-tube is L. The time period T of the oscillation of the liquid column when it is displaced by Y is. चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ये एक U-tube है, आप देख सकते हो वर्टिकल U-tube है, इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड टोटल L लेंथ तक भरा हुआ है। अब स्टार्टिंग में कैसा था कि मान लेते हैं कि आपका ये पूरा L लेंथ में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा लेंथ होगा ये L लेंथ होगा, टोटल L लेंथ का फ्लूइड है। इसमें किया क्या, एक जगह प्रेशर दबा के यहाँ पे बोला है कि इसको y डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर y डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया गया है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, और देखो अब किया क्या है, इस पर फोर्स लगाकर इसको y डिस्टेंस से नीचे डिस्प्लेस कर दिया। तो पहले जो चीज़ इस लेवल पे थी, मान लो यहाँ पे थी और यहाँ पे थी, y डिस्टेंस इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया गया, तो अब ये लिक्विड लेवल यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब y डिस्टेंस नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसको दबाओगे, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, यहाँ से y डिस्टेंस नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा और नया पोजीशन इसका यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो अब आपका फ्लूइड का सिचुएशन क्या है बताओ, फ्लूइड यहाँ और यहाँ पे है, तो ये पूरा भरा हुआ है ऐसे और यहाँ तक भरा हुआ है, जबकि पहले कहाँ तक था, पहला आपका यहाँ और यहाँ एक लेवल पे था, अब यहाँ आ चुका है। और अब लेवल में डिफरेंस कितना आ गया बताओ, अब देखोगे तो लेवल में डिफरेंस आपका कितना आ गया, ये वाला लेवल यहाँ पे है और ये वाला लेवल यहाँ पे है, तो ये y डिस्टेंस और ये y डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में जो लेवल का डिफरेंस है वो 2y हो चुका है। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक देखोगे आप तो 2y का डिफरेंस है। अब इसको दबा के अगर आप छोड़ दोगे इस पॉइंट पे, तो फिर ये नीचे ऊपर ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट क्यों करेगा, क्योंकि देखो इसको नीचे लाने का काम कौन करेगा, इसको वापस नीचे लाने का, रिस्टोरिंग फोर्स लगाने का काम कौन करेगा। तो देखो इसके ऊपर, यहाँ तक तो दोनों का लेवल सेम है, इसके ऊपर इस कॉलम का एक्स्ट्रा वेट है, ये जो वेट है
इसका एक्स्ट्रा वेट नीचे की ओर लग रहा है, वो उसको नीचे लाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है? इस वाले पार्टिकल का, इस पर्टिकुलर जो आपका लिक्विड है इतने कॉलम में उसका वेट। तो हम रीस्टोरिंग फोर्स को माइनस के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसको मैं -mg लिख देता हूँ, क्योंकि इसका जो भी वेट होगा वही रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। अब वेट -mg हो गया, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, अब मास क्या होगा बताओ? मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो F इज इक्वल टू माइनस रो। अब वॉल्यूम क्या होगा बताओ? एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट हो जाएगा, तो इसका जो भी आपका एरिया होगा, या एक काम करो एरिया के टर्म्स में लिख सकते हो, उसका वॉल्यूम बता दो, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इन्होंने किसके टर्म्स में लिख के रखा है? एल के टर्म्स में लिख रखा है ना। ठीक है, चलेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, इसमें हम लोग को मुझे लगता है मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। चलेगा, देखते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम हो जाएगा, मान लो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो ये एक पूरा सिलेंडर की तरह हो गया पूरा ऐसा। इसको अगर मैं साइड से देखूं तो ये सिलेंडर की तरह है, तो इस सिलेंडर का एरिया ए और हाइट जो है वो 2y हो जाएगा। तो एरिया इंटू हाइट 2y, ये आपका इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, और इंटू जी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेंसिटी को यहाँ पे लिखना, एरिया डेंसिटी जो आपका है माइनस रो ए 2y इंटू जी हो जाएगा। ना एरिया क्या होगा बताओ? इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डेंसिटी इंटू, पर पाई आर स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं, हम लोग को लेंथ के टर्म्स में लिखना है। लेंथ के टर्म्स में कैसे लिखोगे? ठीक है, चलेगा। यहाँ पे एक काम करो, ऐसे रहने दो ना, आगे देखते हैं। अगर मुझे लगता है फिर m से डिवाइड भी करना होता है ना टाइम पीरियड में, तो हो जाएगा। तो आप इसको क्या देखो, इस तरीके से ऐसे लिख दो। अब हम लोग को कंपेयर करना होगा इसका f इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको पहले मैं रीअरेंज कर दूं, f इज इक्वल टू माइनस रो या 2 रो ए जी इंटू वाई। नाउ यहाँ पे हमको कंपेयर करना है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स के जगह पे y लिखना है। रीजन क्या है कि हमने इसको y से डिस्प्लेस किया हुआ है, मतलब हम लोग ने x के जगह पे यहाँ पे y यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे y यूज करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो k के जगह पे क्या आ गया, 2 रो a इंटू जी, ये k का वैल्यू आ गया। हमें पूछा गया टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, SHM के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यही होता है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या करो, m जो होगा आपका पूरा का पूरा लिक्विड का मास होगा, यानी कि पूरे के पूरे लिक्विड का मास होगा। तो पूरा का पूरा लिक्विड का जो मास है उसको मैं कैपिटल M लिख देता हूँ, m बाई के। तो मास को फिर से डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, और ये पूरे लिक्विड का वॉल्यूम होगा अपॉन के। के का वैल्यू क्या है? 2 रो ए इंटू जी, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, रो रो कैंसल। अब पूरे लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? अगर ये पूरा लिक्विड देखूं मैं L लेंथ का, और इसे मैं अगर नीचे बिछा दूं पूरा इस तरीके से, इस पूरे लिक्विड का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इस पूरे लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो एरिया इंटू लेंथ पूरा आ जाएगा आपका। हमको टाइम पीरियड ही पूछा है ना, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, एम बाय के। हाँ ठीक है, तो एल आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन 2 इंटू ए इंटू जी आ जाएगा। तो अगर मैं ए और ए यहाँ पे कैंसिल कर दूँ तो आई थिंक यहाँ पे एल अपॉन 2g आ रहा है, मेरे हिसाब से ये आंसर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 2g। तो यही आपका इसका टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा, एंड दिस हैज टू बी ऑप्शन ए। यस, सो ये थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के हेल्प से क्वेश्चन तैयार किया गया था। चलो ठीक है, देखते हैं। इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर हम लोग बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से ढूंढना है, मतलब 3 करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट से ये मत समझना कि वो आंसर करेक्ट होगा, because you have to find incorrect statement. The total energy of the particle is same at every moment of the time. हाँ, total energy तो constant होता है ना, तो ये statement correct है,
मतलब हमारा आंसर नहीं होगा। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, बिल्कुल हमने देखा था कि पार्टिकल को अगर बाहर खींचोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लगेगा, अंदर दबाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही लगता है। ये भी सही है, मतलब हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द मेन पोजीशन, एक्सेलरेशन मिनिमम होता है मेन पोजीशन पे और मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हमारा आंसर यही होना चाहिए, यही स्टेटमेंट आपका गलत होगा। देखो क्या, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट मेन पोजीशन, बिल्कुल नहीं, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये बात हम जानते हैं। तो आपका ऑप्शन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है, पर वही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढने के लिए बोला गया है यहाँ पे। बस हो गया। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हो चुके होंगे क्लियर बहुत सारे सवालों से। कुछ और सवाल, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे के वीडियोस में भी, ठीक है। थैंक यू।